करीब 5 साल बाद एक बार फिर हम ओडिशा के मलकानगिरी जिले की बोंडा घाटी पहुंचे थे। यहाँ के हालातों में कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आ रहा था जिसे कह सकूं कि यह एक बदलाव है। अभी भी गांव में वैसी ही खामोशी है जिसे बीच बीच में मुर्गे की बांग तोड़ती है। गांव का चापाकल सूख गया है और औरतें पानी ढोने में अपना समय खपा रही हैं। बोंडा डेवलपमेंट एजेंसी के अफसर ने जो दावे 5 साल पहले हमारे कैमरे पर किए थे वो धराशायी थे। वैसे उन्होंने यह सोचा भी नहीं होगा कि 5 साल बाद हम लौटकर यहाँ आ जाएंगे, और हम आ भी गए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। पहले भी कितने आए और कितने चले गए। केंद्र सरकार के 40 मंत्रालयों और बोंडा डेवलपमेंट एजेंसी ने बोंडा घाटी के आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए क्या क्या किया, उसमें पारदर्शिता या फिर जवाबदेही की उम्मीद रखना अब शायद बेमानी हो चुका है। यहाँ पर सब कुछ ठहरा हुआ सा नजर आता है, लेकिन कहा तो यह जाता है कि बदलाव कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी में एक ही चीज स्थायी है और वो है बदलाव। तो क्या बोंडा घाटी में यह कहावत या सत्य भी काम नहीं करता है? इसे समझने के लिए इस खामोशी और ठहराव की परत के नीचे झांकना पड़ता है। यहाँ के लोगों से लंबी बात होती है तो पता चलता है कि पहाड़ी बोंडा एक भारी जद्दोजहद में है, जिसके एक तरफ उसकी पहचान है और एक तरफ उसकी जान है। उसके सामने एक बड़ा सवाल है कि वो पहचान बचाए या जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आजकल हमारी टीम ओडिशा के मलकानगिरी ज़िले में घूम रही है, यहाँ के अलग अलग आदिवासी समुदायों से मिल रही है। आज हम बोंडा घाटी पहुँचे हैं और आप जैसा मेरे आसपास देख सकते हैं, बोंडा महिलाएं बैठी हुई हैं। ये महिलाएं अपने आभूषणों के लिए, अपनी मालाओं के लिए, अपनी वेशभूषा की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इनके बारे में लोग जानते हैं, पढ़ते हैं या जानना चाहते हैं। लेकिन आज हम जो जानना चाहते हैं वो ये कि बाहरी दुनिया के साथ अब इनका मेल मिलाप कितना है, उस मेल मिलाप का असर इनकी ज़िंदगी पर किस तरह का पड़ रहा है। क्या अभी भी जिस तरह की ये महिलाएं दिखती हैं, सारी महिलाएं इसी तरह के वेशभूषा में नज़र आती हैं? आज के एपिसोड में यही चर्चा करेंगे। बोंडा समुदाय को मातृसत्तात्मक समाज माना जाता है, यानी समाज में परिवार का वंश औरतों के नाम से चलता है और इनका समाज में अहम रोल माना जाता है। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले यह समझ लेना जरूरी है कि बोंडा समुदाय में भी अब 2 समूह बन चुके हैं। एक समूह है पहाड़ी बोंडा या अपर बोंडा और दूसरा समूह है मैदानी यानी लोअर बोंडा। इनकी कुल आबादी 12,000 बताई जाती है। इनमें से करीब 8,000 पहाड़ी बोंडा हैं और 4,000 मैदानी बोंडा। बोंडा घाटी में पहाड़ी बोंडाओं के 30 गांव बताए जाते हैं। पहाड़ियों के दुर्गम इलाके में बसे इन गांवों के आदिवासियों के बारे में कहा जाता है कि ये अपनी वेशभूषा, परंपरा और जीवन शैली को बचाए हुए हैं। इन सारे मसलों को सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मातृसत्ता यानी पहाड़ी बोंडा औरतों की जिंदगी और समाज में उनकी अहमियत की बात करते हैं। पहाड़ी बोंडाओं को दुनिया भर में अगर जाना गया है तो उसका एक बड़ा कारण इस समुदाय की औरतों की वेशभूषा रही है। पहाड़ी बोंडा औरतें अपना सिर मुंडवा कर रखती हैं।
इसके अलावा इनके गले में चांदी या लोहे की हसली और मालाओं ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ये औरतें बिलांद भर का एक रिंगा अपने कमर से बांधती हैं। आजकल एक कपड़ा अपनी पीठ को ढकने के लिए भी ये औरतें इस्तेमाल करती हैं, जिसे गले से बांधा जाता है। ये औरतें इस कपड़े को लूगड़ा कहती हैं। ये मालाएं और रिंगा ये औरतें खुद ही बुनती हैं। कानों में बड़े बड़े झुमके भी पहनती हैं। दुनिया भर के फोटोग्राफर्स और यात्रा वृतांत लिखने वालों का ध्यान इन औरतों की वेशभूषा ने हमेशा से खींचा है। इस आदिवासी समुदाय पर रिसर्च करने वाले लोगों में से कई ने अपने शोध पत्रों में इन औरतों के परंपरागत आभूषणों और खास तौर से रिंगा के गायब होते जाने पर चिंता भी जाहिर की है। यह चिंता कितनी वाजिब है, यह बहस का विषय है, लेकिन हमने बोंडगुडा और कई और गांवों में ये पाया कि अभी भी बड़ी संख्या में बोंडा औरतें अपनी परंपरागत वेशभूषा में मिलती हैं। रिंगा का चलन बेशक कम हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से गायब नहीं है। ये मालाएं हम खुद ही तैयार करती हैं, रिंगा भी खुद ही बुनती हैं। आजकल जब काम के लिए बाहर जाते हैं तो रिंगा नहीं पहनते हैं, पर हमारे घर में रिंगा रहता है। त्योहारों और खास मौकों पर हम परंपरागत पोशाक ही पहनना पसंद करते हैं। कई मायनों में औरतें पहाड़ी बोंडा समुदाय में समाज की धुरी नजर आती हैं। आर्थिक या सामाजिक, जिस भी नजरिए से देखें तो औरतें इस समाज में बेहद अहम भूमिका निभाती हैं। बोंडा समुदाय की भाषा रेमो का वजूद आज भी बचा हुआ है तो उसे औरतों ने ही बचाया है। हालांकि यहाँ यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार ऐसा लगता है कि बोंडा औरतें इस समुदाय की रूढ़ियों की जकड़ में हैं, जिस पर शायद विस्तृत चर्चा की जरूरत है। बोंडा समाज के आर्थिक पक्ष को देखेंगे तो उसके केंद्र में भी औरतें ही नजर आती हैं। बोंडा समुदाय में परिवार में बच्चे पालने, खाना जुटाने से लेकर खेत और जंगल में काम करने तक सब उसकी जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि शराब बनाने का काम भी उसी के हिस्से में आता है। हम लोग सुबह पहले धान कूटते हैं, इसमें काफी समय लग जाता है। उसके बाद धान साफ करके उसे चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। भात के साथ खाने के लिए बीरी की दाल बनाते हैं। परिवार को खाना खिलाकर हम लोग जंगल या खेत की तरफ निकल जाते हैं। वहां से करीब 4 बजे लौटते हैं और फिर पानी भरने और शाम का खाना बनाने का काम शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार हम जब बोंडा घाटी में इन लोगों से मिले तो यह धारणा टूटती हुई नजर आई कि ये आदिवासी बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। इस समुदाय के लोग, जिनमें मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी अब बाहरी दुनिया से मेल मुलाकात बढ़ा रहे हैं। जहां मर्द रोजगार की तलाश में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के शहरों का रुख कर रहे हैं, महिलाएं भी आसपास के गांवों और शहरों में मजदूरी के लिए पहुंचती हैं। खैरापुट ब्लॉक और आसपास के इलाकों के हाटों में तो इन महिलाओं की उपस्थिति अब काफी रेगुलर है। पहाड़ी बोंडाओं का बाहरी समुदायों से बढ़ते मेल मिलाप की एक वजह है खुद को जिंदा रखने का संघर्ष। पारंपरिक खेती और जंगल के भरोसे अब उनकी जरूरतें पूरी होना असंभव है, इसलिए उन्हें रोजगार के नए अवसर तलाशने ही होंगे, जो बोंडा घाटी में उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं। बोंडा समुदाय का बाहरी लोगों से मेल मुलाकात का उनकी परंपरा, जीवन शैली और भाषा बोली पर जाहिर असर पड़ा है। औरतों के लिबास और भाषा पर भी यह असर देखा जा सकता है। इस मेल मिलाप की वजह से बोंडा संस्कृति पर पड़ रहे असर के अलावा कई बार यह चिंता भी जाहिर की जाती है कि बाहरी दुनिया के समाज में बोंडाओं के साथ असमानता बरती जाएगी और उनका शोषण भी हो सकता है।
यह आशंका जायज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि अब समय है कि बोंडाओं का मुख्य धारा में शोषण ना हो, इस बात पर नज़र रखी जाए, इस पर चर्चा की जाए। लेकिन बोंडा समाज में आ रहे बदलाव को अब रोकना लगभग असंभव है। यह बदलाव बेशक मजबूरी में ही क्यों ना आ रहा हो। बोंडा आदिवासियों को लेकर एक पुरानी बहस रही है कि क्या इनको पूरी तरह से आइसोलेटेड रखा जाना चाहिए, इनकी भाषा बोली, इनकी परंपरा, इनके पहनावे को बचा के रखा जाना चाहिए, या फिर इनको मुख्य धारा में शामिल कर लिया जाना चाहिए। हम कुछ साल पहले भी इनके बीच में आए थे और अपने अनुभव के आधार पर हम एक बात ज़रूर कह सकते हैं कि ये आदिवासी आइसोलेटेड बिल्कुल नहीं है। बाहरी दुनिया के साथ इनका मेल मिलाप भी है, आना जाना भी है, और अब संपर्क की भी एक भाषा धीरे धीरे डेवलप हो रही है। ये उड़िया, तेलुगु और अपनी भाषा के कुछ शब्द मिला के बाहरी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, बल्कि बात करते भी हैं। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि एक संतुलित, एक बैलेंस्ड अप्रोच इनके विकास को लेकर अपनाई जाए, जिसमें इनकी भाषा, इनकी संस्कृति भी बची रहे और आधुनिकता का फ़ायदा भी इनको मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।